चुनावी यात्रा पे अब हम आप पहुंचे हैं उस बनारस में जहां से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। और हम खड़े हैं इस वक्त तेज बहादुर यादव जी के साथ, जिन्होंने कि एक आम जवान होते हुए, एक आम आदमी होते हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ ताल ठोकने की हिम्मत दिखाई। बेशक उनका पर्चा खारिज हो गया, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा है। और पर्चा खारिज करने के पीछे क्या क्या कारण रहे और क्या कारण हो सकते हैं, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, किस तरह से उनको पैसे का लालच दिया गया, इन सारे मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे और तेज बहादुर जी से पूछेंगे कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने कि 50 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी। तेज बहादुर जी, जय हिंद। देखिए, जब सबसे पहले मैंने अपने घर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर किया कि मैं बनारस से मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ, तो उस टाइम भी मीडिया में बड़ा ये चला, काफ़ी पेपर्स वगैरह में, सोशल मीडिया बड़ा ज़्यादा चला। तो 4 से 5 लोग शाम को रेवाड़ी मेरे पास घर पे आते हैं और वो काफ़ी पहले तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो, इतना बड़ा शख्सियत है, इसके खिलाफ आपको कोई डर नहीं लग रहा, खतरा नहीं लग रहा। तो मैंने कहा, ज़िंदगी और मौत से क्या डरना, जब 21 साल बॉर्डर पे रहे तब हमें डर नहीं लगा तो अभी क्या डर लगना। अब तो हम घर में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लड़ रहे हैं। नहीं, फिर भी बड़े शख्सियत हैं, उनका कद बहुत बड़ा है, कुछ भी हो सकता है, काफ़ी तरह की डराने की कोशिश की। यही बातें करते करते उन्होंने कहा कि आपके पास तो कुछ है भी नहीं, घर की कंडीशन उन्होंने देख लिया था कि आपने मकान भी अपने भाइयों से अभी पैसे लेके भाइयों को आपने आधा एकड़ ज़मीन दिया है और तब आपने अपना मकान बनाया। खाने आप बीबी जो है वो थोड़े से पैसे में नौकरी करती है, आपको अच्छा लगता है। मैं उनसे कहा कि मेहनत करके खाना है, हमें अच्छे लगने की क्या बात है, हमें अच्छा लगता है, मेहनत करके खा रहे हैं हम। लास्ट में उन्होंने कहा कि हम आपको 50 करोड़ रुपये दिला देंगे अगर दी आप चुनाव से पीछे हटते हो। तो मैंने उनसे एक ही सवाल कहा, भाई साहब, ये संघर्ष करते करते मेरा इकलौता जवान बेटा जो मारा गया, क्या उसे आप वापस दिला सकते हो? अगर यदि आप उसे वापस दिलाते हो तो मैं ये संघर्ष बंद कर दूंगा। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हुई। स्वाभाविक है तेज बहादुर जी कि जो आप रेवाड़ी में रहते हैं, जो लोग आए होंगे वो आस ही पास के होंगे, वहाँ के लोकल होंगे या पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड होंगे जिन्होंने आपको ये ऑफर दिया होगा। नहीं, ये तो मुझे पता है कि वो बीजेपी के लोग थे, लेकिन इतना मैं उनको जानता पहचानता नहीं हूँ। सीधे वो आपके घर पे आए? हाँ, घर पे आए, किसी से पूछा होगा, वहाँ अमूमन लोग आते रहते हैं, बाहर से बहुत से लोग मिलने के लिए आते रहते हैं, आए दिन हुजूम सा लगा रहता है, कोई बाहर से भी आता है, कोई किस तरह के भी आता है। लेकिन इनका कोई बड़ा नेता नहीं था कि बीजेपी का कोई नेता हो। और उन्होंने स्पेशल कहा कि बाद के अंदर जब पैसे की, कि हम बीजेपी की तरफ से आए हैं। बाद में लास्ट प्रकरण उन्होंने खुद कहा कि हम बीजेपी की तरफ से आए हैं। अच्छा, आपको कब ये ख्याल आया कि मुझे चुनाव लड़ना है, वो भी बनारस से चुनाव लड़ना है? ये कब, कितने दिन पहले की बात होगी जब ये सब हुआ, पूरा घटनाक्रम के आपको ऑफर किया गया? नहीं, जो वो मामला हुआ, खाने का जो मामला हुआ, उसके बाद से निरंतर मुझे देखने में आया कि मोदी जी किस प्रकार देश को लूट रहे हैं। जैसे नोटबंदी हुआ, तमाम जिस तरह की चीज़ें हुई। सबसे बड़ा झटका मुझे तब लगा जब पुलवामा हमला हुआ जी। मेरे बच्चे की जो मौत हुई थी उसको भी सदमे को मैं बर्दाश्त कर चुका था, लेकिन जो पुलवामा हमला हुआ वो जो है मेरे दिल को इतनी गहरी चोट लगी कि इन लोगों ने अपने सिर्फ राजनीतिकरण के लिए हमारे 49 जवानों को बलि चढ़ा दिया। उस समय मैंने उसी दिन ये फैसला लिया था और मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था पंजाब केसरी में जी। मैं उसमें साफ तौर पे कहा था कि इस हमले की अभी तक जांच नहीं होगी और ये हमला कोई आखिरी नहीं है, जब तक चुनाव नहीं हो जाए तो ये जवान ऐसे ही मरते रहेंगे। मैंने उस दिन भी क्लियर कहा था और वही प्रोसेस चल भी रहा है। मतलब जब से आपने खाने वाला मुद्दा उठाया था और जब तक आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती रही, तब आपके दिमाग में ये बात आने लगी थी कि ऐसे समस्या का समाधान नहीं होगा, मुझे चुनाव लड़ना होगा, ये तभी से तैयारी शुरू हो गई थी? नहीं, उस समय कोई मैंने इस प्रकार का कोई, हमने उस समय भी ये था कि शायद हम न्यायालय में जाएंगे, हमें न्याय मिलेगा, हम धरना प्रदर्शन करेंगे तो हमें न्याय मिलेगा, हम अपनी बात रखेंगे तो कहीं तो सुनी जाएगी। हमने जंतर मंतर पे धरना किया, इंडिया गेट पे लोगों ने, मेरे साथी जवान सब थे जो कि कटोरे लेके भीख तक मांगा था कि हमारे पास पैसे नहीं थे वकील करे। तमाम चीज़ों चलता रहा संघर्ष। मैंने कहा कि एकदम जो मुझे राजनीति करने का विचार तब आया जब हम हर चीज़ करके थक चुके थे कि हमें कहीं सुना ही नहीं जा रहा था। अच्छा, यहाँ आकर के आप पीएम के खिलाफ लड़ने का ख्याल कब से मन में आया? देखो, पीएम, मैंने ये तो क्लियर कहा था, अगर दी चुनाव लड़ूंगा तो इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ूंगा जो कहता है मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो जवानों की जो लाशों के ऊपर राजनीति कर रहा है उसी के सामने लड़ूंगा, क्योंकि मैं एक जवान हूँ। देश को सच्चाई बताऊंगा कि ये कैसे जवानों का इस्तेमाल। समाजवादी पार्टी ने कब आपसे क्योंकि पहला पर्चा आपने निर्दलीय भरा था, समाजवादी पार्टी ने कब आपसे कांटेक्ट किया? देखिए, मैंने सभी पार्टियों को यहाँ आने के बाद, हमारे जो सहयोगी थे, अमित भाई थे, वो जो कंप्यूटर वगैरह का काम वही करते थे, मुझे तो आता नहीं चलाना, तो मैंने उनसे कहा कि आप सभी पार्टियों को एक एक चिट्ठी भेजिए
उन्होंने कि भाई जो भी हमारा समर्थन करना चाहें, हम ये मुहिम चला रहे हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं जवानों के लिए, किसान के लिए, मजदूर। चिट्ठी किसने लिखी आपकी तरफ से? अमित यादव थे हमारे। ओके। जी हाँ, सिग्नेचर मेरे ही थे। अमित यादव जी ने तमाम पार्टियों को चिट्ठियाँ भेजी उन्होंने। तो जैसे ही हमने चिट्ठियाँ भेजी, सबसे पहले आम आदमी पार्टी का जवाब आया है कि हम आपके साथ हैं। अच्छा। उन्होंने ट्वीट भी किया, मैं संजय सिंह जी से मिला भी। उसके बाद माननीय अखिलेश जी से मैं मिला, जी। उन्होंने कहाँ? लखनऊ जाके? लखनऊ में मिला, तो उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक या पार्टी की इस तरह की समस्याएं हैं, आप इंतजार करिए, सही समय पे हम निर्णय लेंगे। ठीक है। और मुझे लगा कि उन्होंने सही समय समझ के ही निर्णय लिया होगा, वो अपना विचार है बहुत। तो बाद में सबसे पहले किसने आपको बताया? खुद अखिलेश जी ने बताया कि आपको हम अपना पार्टी का कैंडिडेट बना रहे हैं? मुझे 27 तारीख को बताया गया कि आप लखनऊ आ जाइए, अपने सभी कागजात जो आपने जो फॉर्म भरा है सब चीज़ लेके आ जाइए। मैं लखनऊ गया तो वहाँ भाई साहब भी थे और हमारे जो सभी नेता थे वो सभी थे, हमारे साथ में जो साथी लोग थे वो भी थे, बनारस के जितने भी पदाधिकारी हैं समाजवादी के वो सब लोग थे। अध्यक्ष जी ने ही कहा, ये बताएंगे, इनसे बात हुआ था। 27 को बुला करके उन अध्यक्ष जी ने ही कहा कि आपको बनारस से चुनाव लड़ना है, और जितने जवानों, किसानों और नौजवानों की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती है और आप भी लड़ रहे हैं, और आप लगातार उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं, तो अगर इस अवसर पर भी समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं होगी तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा आपके जैसे लोगों के साथ। इसलिए समाजवादी पार्टी ने ये फैसला किया कि तेज बहादुर जी लड़ेंगे चुनाव। थोड़ी सी लग रहा है कि उसमें थोड़ी सी देरी हुई, क्योंकि दो कैंडिडेट आप लोगों ने उतारा है। वो बात ठीक है कि इनके साथ जो भी हुआ बाद में पर्चा खारिज हो गया, लेकिन एक शालिनी यादव पहले उतरती हैं, फिर ये उतरते हैं। नहीं, तेज बहादुर जी हमारे कैंडिडेट हैं। ये शुरू से इन्होंने ही ये आशंका जताई कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ है, तो हमें लगता है कि हमारा पर्चा खारिज भी करा सकते हैं, इसलिए एक उम्मीदवार, सब्स्टिट्यूट उम्मीदवार के रूप में शालिनी यादव थी। तो उम्मीदवार जो है वो तेज बहादुर जी थे। अब शालिनी यादव मैदान में इनका पर्चा जी, खारिज हो जी, जाने के जी, बाद। चलिए ठीक है। अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि देखिए होता क्या है कि जब कोई सामान्य आदमी, कोई कॉमन मैन ऐसी हिमाकत करता है तो उस पर तरह तरह के प्रेशर आते हैं, तरह तरह के प्रलोभन भी दिए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने हिम्मत दिखा करके पर्चा दाखिल किया, समाजवादी पार्टी आगे आई, उसके बाद इनका नामांकन खारिज हुआ, वो सारी बातें एक तरफ, लेकिन अभी भी इनके जज्बात जो हैं उसी तरह से हैं और उसी तरह से ये चुनाव मैदान में हैं, लड़ रहे हैं। बेशक अब वो शालिनी यादव के लिए प्रचार कर रहे हैं और अभी भी ये चुनाव कार्यक्रम में निकलने वाले हैं, प्रचार के लिए निकलने वाले हैं। ये जज्बा बनाए रखें। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब कीजिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।